Okay, in the last class we finished employee welfare, right? Employee welfare finish किए, छोटा छोटा topics है जो आपके add-on course में बचा हुआ है. There's one more topic that is important to you. I don't know if you have studied it in your main course or not. Motivation पढ़े हैं आप लोग? क्या मैम? Motivation पढ़े हैं आप लोग main syllabus में? Yes मैम. Yes मैम. Have you studied? मैम मैनेजमेंट में पढ़ा है. हाँ, पढ़े होंगे. So the theories and the relevance of motivation in the organization, ये पढ़े हैं? जानते Yes, ही ma'am. होंगे, है ना? So ठीक है, this topic we are going to cover. And it will be easy for me to teach you those topics because you are already aware of that topic. Okay, so I hope more interaction in the class since you have studied this topic. What is motivation and how is it important to the organization? ये HR का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा सब्जेक्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है जिसका कि यूज मैनेजर्स करते हैं अपने एम्प्लॉयज को. ये थियरीज अलग अलग तरीके की थियरीज हैं, कुछ कंटेंट थियरी है, कुछ प्रोसेस थियरी है. ये यूज करते हैं ताकि एम्प्लॉयज को मोटिवेटेड रख सके. मोटिवेशन से तुम लोग क्या समझते हो और इसका ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंस है, ये जरा बताना. अपना अपना ओपिनियन दो. चलो, स्विच ऑन योर कैमरास एवरीवन. मैम मोटिवेशन में जब इंटरैक्ट, एक मिनट, जब इंटरैक्ट कर रहे हैं तो प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास so we can have a healthy discussion in class. जब लिखते हो या कुछ वैसा है तब ऑफ कर लो, कोई बात नहीं. बताओ बाकी लोग. बताइए एम्प्लॉय मोटिवेशन क्या होता है? कोई गोल होता है मैम 4 एलिमेंट्स होते हैं ना मोटिवेशन में. 4 एलिमेंट्स मैम. हाँ बताइए, पूरा बताते जाओ. कम्युनिकेशन हो गया, लीडरशिप हो गया, कम्युनिकेशन लीडरशिप और क्या था. नहीं, मोटिवेशन ऑन द हो, तुम पहले बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट करो. मोटिवेशन का मतलब क्या समझते हो और मोटिवेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है ये भी बताओ. वर्क गोल हो सकता है मैम. वर्क गोल. राजू एंड मोहित. नीड्स मैम. नीड्स, ठीक है, एक पॉइंट आया निकल के. नीड्स. डिजायर्स मैम. डिजायर्स. नीड, ठीक है, नीड, ठीक है. मोहित. मोटिवेशन का मतलब क्या समझते हो इन जनरल? अभी बुक पे मत जाओ, बस तुम लोग बोले कि मोटिवेशन पढ़े हैं इसलिए हम पूछ रहे हैं मोटिवेशन का मतलब क्या होता है. पीपल बिहेवियर भी हो सकता है क्या मैम? बिहेवियर. परफॉर्मेंस अच्छा होता है मोटिवेशन से. मोटिवेशन से परफॉर्मेंस अच्छा होता है. तुम ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दो, बुक छोड़ दो, सिर्फ ये बताओ कि अपने लाइफ में किसी चीज का एग्जाम्पल लेकर के समझाओ कि मोटिवेशन क्या होता है. अपना ही कोई एग्जाम्पल ले लो. मैम गोल को अचीव करना. ठीक है, गोल को अचीव करना. और अपना कुछ एग्जाम्पल ले लो, कुछ भी छोटा सा एग्जाम्पल लेके अगर तुम जस्टिफाई कर सकते हो कि मैम मोटिवेटेड रहने का ये मतलब होता है, दिस इज व्हाट आई वांट. अगर मैं मोटिवेट रहूंगा तो अच्छे से पढ़ूंगा, अगर अनमोटिवेट रहा तो मैम अच्छे से नहीं पढ़ूंगा. यस मैम, डिमोटिवेटेड रहोगे तो अच्छे से नहीं पढ़ोगे. ठीक है, ठीक है. व्हाट इज मोटिवेशन? सी, motivation is the urge that pushes you to achieve the goal. The urge, the enthusiasm which is there in you that pushes you to achieve any goal is known as motivation. ठीक है, गोल पे फोकस भी करना हो सकता है. हाँ, लेकिन उस फोकस को करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो enthusiasm चाहिए, उसको कहते हैं मोटिवेशन. अंडरस्टूड? That is known as
motivation. So it is the urge, the enthusiasm which directs you towards attainment of your goal or your objective is known as motivation. क्यों मोटिवेशन पढ़ा जाता है ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में? क्योंकि देखो, कुछ क्लास होता होगा ना तुम लोगों का जिसमें कि कुछ सब्जेक्ट या कुछ टीचर का क्लास ऐसा होगा जिसमें कि तुमको इंटरेस्ट है, तो तुमको अगर इंटरेस्ट रहेगा तो तुम वो क्लास करने के लिए जब जाओगे तो तुमको अलग से एनर्जी नहीं लगेगी. यू विल फील दिस इन योर सेल्फ, दिस चेंज यू विल फील इन योर सेल्फ. उसमें तुमको नहीं लगेगा कि तुम अपने आप को बहुत ज्यादा पुश कर रहे हो, राइट? यस मैम. लेकिन कुछ क्लास ऐसा होता है, जस्ट अ मोमेंट, ओके. सो यू विल फील दैट कुछ क्लासेस ऐसा होता है जिसमें कि आप मोटिवेटेड फील करते हैं. Okay, you do not need extra energy to take yourself and go to that class and study that subject. While on the other hand, there are classes, there are subjects, especially subjects जो आपको अच्छे नहीं लगते हैं, वो subjects में या आपको कम अच्छे लगते हैं, उन subjects में आपको ये feel होगा कि you are you know kind of making an extra effort towards reading that subject. ऐसा होता है कि नहीं? Yes ma'am. ऐसा होता है. In that case, what happens is that motivation plays a very important role. आप जो subject पढ़ते हैं उसके लिए आप motivated हैं. There is an intrinsic desire that you have to study that subject or for that matter to do any work. कोई भी काम करने के प्रति भी अगर तुम motivated हो, अगर तुम वो काम करना चाहते हो, then you know motivation works. तब आपको ये effort नहीं लगेगा. Same thing we hold true for the people working in the organizations also. मोटिवेशन ऑर्गेनाइजेशन के सेंस में क्यों रेलेवेंट है ये बताइए. अब तुम इतना समझ गए तो ये बताओ कि ऑर्गेनाइजेशन के सेंस में मोटिवेशन क्यों जरूरी है? क्या डिफरेंस होगा? अभी हम तुमको समझाए ये बात कि तुमको कुछ अच्छा लगता है तो उसमें तुम्हारा एफर्ट कम हो जाता है और जो अच्छा नहीं लगेगा उसमें तुमको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना होगा. हाउ कैन यू रिलेट दैट विद द पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन? मैम मोटिवेट अगर एम्प्लॉय रहेंगे तो मैम उनको न्यू न्यू आइडिया जनरेट होगा मैम, और मैम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे. नो, न्यू आइडिया तक भी बात ठीक थी, एक दूसरे को सपोर्ट वाली बात उतनी ठीक नहीं है. Yes, ma'am. जो एम्प्लॉय मोटिवेटेड होता है, ठीक है, जो एम्प्लॉय मोटिवेटेड होता है वो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के या अपने नीड को, जिसको कि मोटिवेशन से पहचाना जाता है, Yes, ma'am. नीड को फुलफिल करने के लिए जी जान लगा देता है. Yes, ma'am. ठीक है. इफ देयर इज एनीथिंग दैट मोटिवेट्स यू, इफ देयर इज एनीथिंग दैट यू नो, अगर आप मोटिवेटेड हैं, आप इंटरनली मोटिवेटेड हैं, आप अंदर से काम करना चाह रहे हैं, आप उस गोल अटेनमेंट के तरफ खुद से मोटिवेटेड हैं कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, यू विल नॉट रिक्वायर एन एक्स्ट्रा एफर्ट. आप ज्यादा 100% अपना लगाएंगे ताकि at any cost you are able to attain that goals and objectives. This is the reason. Yes, this is the reason why motivation of employees in the organization is important. हम theories वगैरह भी पढ़ेंगे, लेकिन एक दो theory से तुम लोग को हम बताएंगे कि ये जानना जरूरी है कि नीड किस किस तरीके का होता है. बट आप ये समझिए कि एम्प्लॉय मोटिवेशन
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अच्छी एचआर पॉलिसी में आता है. It is a part of employee motivation. It is a part of important HR activity in the organization. Okay? यस मैम. इसीलिए एम्प्लॉयज को मोटिवेटेड रखना, एम्प्लॉयज को चार्ज्ड अप रखना, ताकि वो अपना 100% दे. अगर हर एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहेगा तो ऑर्गेनाइजेशन की ऑन द होल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? यस मैम, बढ़ेगी. बढ़ेगी. बढ़ेगी मैम. क्यों बढ़ेगी? क्योंकि प्रोडक्टिविटी कैसे डिफाइन होता है, बताओ? मैम टोटल आउटपुट. Good. Total output by total number of people. Productivity is defined by total output divided by total number of people. समझ में आया? तो यस मैम. जो अगर सेम मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन ए है, एक ऑर्गेनाइजेशन बी है, एक ऑर्गेनाइजेशन में अब हम मान लेते हैं कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, सर्विस बेस्ड नहीं है, तो विच वी कैन क्वांटिफाई. मान लो कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और 1000 यूनिट बनाते हैं 250 एम्प्लॉइज मान लो, और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन ए से कहीं ज्यादा चार्ज्ड अप है, कहीं ज्यादा मोटिवेटेड है, दे आर मोर टुवर्ड्स द फुलफिलमेंट ऑफ गोल, तो वो सेम एम्प्लॉय ज्यादा आउटपुट देंगे. ओके, दिस इज द रोल ऑफ मोटिवेशन. अब ऑर्गेनाइजेशन में होता ये है, अच्छा तुम लोग ऐसे ही देखो अपनी लाइफ से इसको, you just try to draw parallel to the other people of your life. जरूरी है क्या कि तुम जिस चीज से मोटिवेटेड होते हो दूसरा बंदा भी उसी चीज से मोटिवेटेड हो? नो मैम. जरूरी क्यों? इसलिए क्यों इसलिए क्योंकि जरूरी नहीं है कि तुम्हारा नीड वही हो जो किसी अगले आदमी का नीड हो. तो मैम नीड कितने टाइप का होता है? नीड बहुत सारे टाइप का होगा, अभी हम आगे थ्योरीज पढ़ाएंगे, इसीलिए थ्योरी पढ़ना जरूरी होता है ना, कि आपको नीड समझ में आए. हम बताते हैं नीड. जरूरी नहीं है कि तुम, जैसे मोहित ने ये पूछा मैम नीड कितने टाइप का होता है, जरूरी है क्या कि मोहित का जो नीड होगा वही कौशल का नीड होगा, वही सूरज का नीड होगा, वही सनी का नीड होगा, वही रुचि का नीड होगा? हो सकता है सबका नीड अलग अलग होता है. नीड Yes. अलग अलग नहीं, नीड अलग अलग होने का मतलब, नीड अलग अलग होने का मतलब कि हर कोई अलग अलग नीड से मोटिवेटेड होता है. जैसे कुछ लोग पैसे से मोटिवेटेड होते हैं, यस है ना? किसी Yes, के ma'am. लिए सोल मोटिवेशन का मतलब ही है पैसा, कि उनको ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है, सेटिस्फैक्शन और ये वो उनको ज्यादा मैटर नहीं करता है. ज्यादा से ज्यादा पैसा, हाई पेइंग जॉब्स, हाई पेइंग सैलरी, देश विदेश जहां पे भी मिले, वो उस नीड से मोटिवेटेड है. लेकिन नीड तो वैसे लोगों की भी है ना, मोटिवेशन तो उन लोगों का भी है जो 30 लाख 40 लाख का एमएनसी का पैकेज छोड़ करके यूपीएससी की तैयारी करते हैं और आईएएस बनते हैं 30 साल की, 28 साल की, 27 साल की उम्र में. उसका नीड पैसा होगा क्या? नहीं होगा. आईएएस कितना कमाता है? आईएएस का सैलरी जो जेन्युइन सैलरी है, तुम लोग इधर उधर की बात मत करो, आईएएस का जेन्युइन सैलरी कितना होगा? 1 लाख 1.25 लाख, इतना ही है, प्लस द फैसिलिटी. नहीं 90 लाख रुपए किसी सैलरी के डीएम का सैलरी नहीं होता. तो ये सैलरी है उसकी, सर्विसेज और वगैरह तुम छोड़ दो, रेपुटेशन ये सब छोड़ दो. लेकिन तुमने दोनों के नीड में फर्क देखा कि 1 person who is out from IIT, उसको हाथों हाथ लिया जा सकता है, वो देश विदेश कहीं भी एमएनसी में काम करेगा. These are those people who can earn 30 lakh, 40 lakh, 50 lakhs. They can start up their own business, profit making business. लेकिन IITian तो एक वो भी होता है, जैसे इसी बार का जो IITian जो टॉपर है, वो टॉपर कहाँ का है? वो IIT बॉम्बे का प्रोडक्ट है. Yes. ठीक है, तो क्या उसको रिसर्च में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती? इंडिया में उसको रिसर्च में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती? विदेश में बिल्कुल मिलती, बिल्कुल मिलती ना. यस. लेकिन उसने ये चूज किया कि वो
लेकिन उसने वो चूज किया कि वो पैसे को छोड़ करके अचीवमेंट की नीड की तरफ जाए, राइट? अचीवमेंट की नीड की तरफ जाए, मतलब उसको ये सेंस ऑफ अचीवमेंट होना चाहिए कि मैं पहले तो एक बहुत बड़ा एग्जाम क्वालिफाई किया हूँ, ठीक है। दूसरी चीज, थोड़ा सा जो इस तरीके की नौकरी में आते हैं इन जनरल, उनको सामंतवाद का भी सोच होता है। उनमें सामंतवाद की नहीं, सोशलिज्म की सोच होती है कि दे वांट टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, ठीक है। तो वो वाला भी थोड़ा सा दे आर ड्रिवन बाय द नीड ऑफ अचीवमेंट, कि वो कुछ चेंज ला पा रहे हैं। उनके लाइफ का ये पर्पस है कि वो सोसाइटी में कुछ चेंज ला पाए अपने एक्टिविटी से, अपने पोजीशन से। समझ में आया? यस मैम। उसके अलावा ये देखो, नीड तो उन लोगों की भी होती है जो मोटिवेशन उन लोगों को भी उस तरीके की नीड से होता है कि वो सामाजिक समाज सेवा में सोशल वेलफेयर की तरफ काम करते हैं, होता है कि नहीं? वो एक अलग नीड होता से है मैम। गाइडेड है। वो एक अलग नीड से गाइडेड है जो आर्मी, एयरफोर्स ये सब ज्वाइन करना चाहते हैं। दे वांट टू बी द लीडर्स, दे वांट टू लीड पीपल, दे वांट टू कंट्रोल द ग्रुप। होगा कि नहीं? होगा Yes. मैम। मेरे कहने का मतलब ये है, the point that I'm trying to put forward is that एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर मान लो कि छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, छोटी नहीं एवरेज साइज की ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर 1 लाख लोग काम कर रहे हैं, तो हर एक जो इंसान वहां पे काम कर रहा है, एवरी एम्प्लॉय हु इज वर्किंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन नीड नॉट बी मोटिवेटेड बाय द सेम नीड। जरूरी नहीं है कि उनका नीड सेम ही हो। ऐसे केसेस में क्या होता है कि ये जो मैनेजर होता है उसका, ठीक है, मोटिवेशन की थियरीज किसके लिए इंपॉर्टेंट होती है? जो लोग मैनेज करते हैं, द मैनेजर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, द मैनेजर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। वेट 1 minute. ओके, सो जरूरी नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग काम कर रहे हैं वो एक ही तरीके के नीड से मोटिवेटेड हो। यानी आप हमेशा सबका, जैसे सपोज करो कि हमेशा मैनेजर अगर सबका पैसा बढ़ाते रहे, ठीक है, हर अप्रेजल के बाद पैसा बढ़ाए पैसा बढ़ाए पैसा बढ़ाए, दिस इज ऑल्सो नॉट द वे। ये पैसा बढ़ाना हो सकता है कि एक सर्टेन ग्रुप के लिए इंपॉर्टेंट हो, पर फॉर द अदर ग्रुप इट माइट नॉट बी द मोटिवेटर। जरूरी नहीं है कि उनको पैसे बढ़ने से मोटिवेशन मिलता हो। समझ में आई बात? समझ में आई बात? यस मैम। मैम इसीलिए, हाँ बोलो बोलो। दिस इज द रीजन वाई एक मैनेजर को पता होना चाहिए कि लोगों की नीड क्या है, जो लोग उसके अंडर काम कर रहे हैं उनकी नीड क्या है। ओके, दिस इज वाई अ मैनेजर नीड्स टू understand the theories of motivation very well and implement it in the organization accordingly. समझ में आई बात? समझ में आई कि नहीं? यस मैम। अब देखो, हम ये इसलिए समझाए क्योंकि आगे हम 2-3 मोटिवेशन की थ्योरी थोड़ी रिवाइज कर देंगे। तुम लोगों ने बोला कि मैम हम लोग मोटिवेशन पढ़ चुके हैं, किस में पढ़े हो? मैनेजमेंट में मैम। ठीक है, मैनेजमेंट में पढ़े हो। कौन कौन सी थ्योरी पढ़े हो? थ्योरी का नाम तो बताओ। अब्राहम मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी पढ़े हो? यस मैम।
क्या मैम? डेविड मैक्लेलैंड की 3 नीड्स थ्योरी पढ़े हो? थ्योरी भी याद, तुम लोगों को याद भी नहीं आ रहा है कि पढ़े भी हो कि नहीं पढ़े हो? जाके चेक करोगे कि ये एग्जाम में लिखे थे तो पढ़े थे। थ्योरी का नाम तो याद रहता है, थ्योरी में क्या है वो नहीं याद है तो समझ में आता है। अब्राहम मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी पढ़े हो? जो ट्रायंगल शेप का बनता है जिसमें हायरार्कियल लेवल होते Yes, हैं, ma'am, वो पढ़े हैं ना? यस मैम। और ये हम भी तुम लोग को पढ़ाए हैं पेरोल में, रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन जो समझा रहे थे क्लास में। तो दूसरा डेविड मैक्लेलैंड की 3 नीड्स थ्योरी पढ़े हो? अक्वायर्ड नीड्स थ्योरी? नो मैम, ये नहीं पढ़ा है। नहीं पढ़े हो, हम पढ़ा देंगे। और एक और थ्योरी पढ़ाएंगे, मैकग्रेगर की एक्स एंड वाई थ्योरी पढ़े हो? यस मैम, नाम सर पढ़ाए थे। आंसर पढ़ाए थे, ठीक है। चलो, तो आई होप कि आपको थोड़ा सा समझ में भी आया होगा कि मोटिवेशन से खाली थ्योरी पढ़ने से नहीं होगा, आपको ये समझना भी होगा कि उस थ्योरी के अंदर से आपको एक्सट्रैक्ट क्या करना है, व्हाट इज द कंक्लूजन दैट यू नीड टू ड्रॉ आउट ऑफ द थ्योरीज। यस मैम। इसलिए व्हाई आई से दिस इज बिकॉज कर्ट लेविन जो कि एक मैनेजमेंट स्कॉलर है, स्पेशली एचआर के फील्ड में ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट जब आप पढ़ते हैं, जो कि 3rd ईयर में तुम पढ़ोगे, एचआरडी तुम्हारे सीनियर्स को पढ़ा रहे हैं अभी हम ये एचआरडी में ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट जब तुम पढ़ोगे तो वहां पर आप रियलाइज करेंगे कि कर्ट लेविन का बहुत सारा चेंज है, चेंज मैनेजमेंट, फ्रीजिंग, रीफ्रीजिंग का कॉन्सेप्ट है, वहां उस समय बताएंगे। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जो कि बहुत फेमस है, दैट nothing is more practical than a good theory। इसका मतलब कोई समझाएगा हमको? nothing is more practical than a good theory। ट्राई तो करो। क्या मैम? कर्ट लेविन ने एक स्टेटमेंट दिया, ही इज अ मैनेजमेंट स्कॉलर, उन्होंने एक स्टेटमेंट, ये मोटिवेशन की थ्योरी पढ़ाने से पहले हम तुमको ये बात बता रहे हैं कि कर्ट लेविन ने एक स्टेटमेंट दिया कि नथिंग इज मोर प्रैक्टिकल देन अ गुड थ्योरी। इसका क्या मतलब है बताइए, समझाओ। ये तो सिंपल ट्रांसलेशन है इंग्लिश टू हिंदी का ट्रांसलेशन है, करो। बोलो। नहीं समझे मैम। मतलब तुम्हारे आसपास जो होता है, हम लोग नॉर्मली क्या कहते हैं कि कुछ थ्योरी है, कुछ किताब में लिखा हुआ थ्योरी है, प्रिंसिपल है, इसका कहीं कोई यूज नहीं होता है, ये किताबी बातें हैं। लेकिन कर्ट लेविन ने क्या कहा कि देयर इज नथिंग मोर प्रैक्टिकल, यानी इस मतलब एक अच्छी थ्योरी जो दी गई है उससे ज्यादा व्यवहारिक तो कुछ होता ही नहीं है, ये कहने का मतलब है। और हम ये मोटिवेशन के रेलेवेंस में क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब हम तुमको मोटिवेशन की थ्योरी पढ़ाएंगे ना, तो तुमको ये रियलाइज होगा कि ऑर्गेनाइजेशन तक जाने की जरूरत भी नहीं है, ये खुद तुम्हारे लाइफ में भी इम्प्लीमेंट होता है। समझ में आया? ये तुम खुद भी अपने आसपास देखोगे तो यू विल फील कि हाँ, ये तो नीड हायरार्की थ्योरी से आई कैन ड्रॉ अ पैरेलल टू नीड हायरार्की थ्योरी, आई कैन ड्रॉ अ पैरेलल टू डेविड मैक्लेलैंड्स 3 नीड्स थ्योरी। इसीलिए मोटिवेशन की थ्योरी ध्यान से पढ़ना, ये तुम्हारे अपने लाइफ पे भी इम्प्लीमेंट होता है। आज हम लोग पहला थ्योरी डिस्कस करेंगे मोटिवेशन का, 3 थ्योरी हम पढ़ाएंगे तुम लोग को, अब्राहम मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, दूसरा मैकग्रेगर एक्स एंड वाई थ्योरी, और तीसरा डेविड मैक्लेलैंड 3 नीड थ्योरी, ये तीनों हम पढ़ाएंगे। वैसे ढेर सारा थ्योरी होता है, उतना तुमको नहीं पढ़ना है, जब आना फाइनल ईयर में तब पढ़ाएंगे। मैम ये वर्कशॉप में भी है ये सब मोटिवेशन थ्योरी? वर्कशॉप मोटिवेशन कैसे समझोगे बिना थ्योरी समझे पे? बहुत ही प्रैक्टिकल थ्योरी है ये सब।
पढ़ोगे तो तुम लोग को मजा भी आएगा पढ़ने में। देखो, अब्राहम मैस्लो's need hierarchy theory. Abraham Maslow is considered to be a pioneer in the field of motivation theories which have been given. जब आप डेट्स देखेंगे मोटिवेशन थ्योरी का तो आप देखेंगे कि जनरली ये मोटिवेशन थ्योरीज 1960s की दी हुई है। ठीक है, 1960s का मोटिवेशन थ्योरी दिया हुआ है जनरली, और उसमें भी अब्राहम मैस्लो की अगर आप बात करें तो ही इज कंसिडर्ड टू बी द पायनियर इन गिविंग मोटिवेशन थ्योरीज। अब्राहम मैस्लो की थ्योरी को सिर्फ नीड थ्योरी नहीं बोला जाता है, इसको नीड हायरार्की थ्योरी बोला जाता है। ठीक है, नीड हायरार्की थ्योरी। हायरार्की माने क्या होता है बताओ जरा, हायरार्किकल स्ट्रक्चर माने क्या होता है? अरे हायरार्की मतलब नहीं पता है तुम लोग को? हायरार्की माने क्या होता है? What is hierarchy? Tell me. लैम्प पता मैम। फिर से बोलो, माइक ऑन करके रखो 2 मिनट, बोलो। तुम ऑन करते हो और जब ऑफ करते हो तब आंसर करते हो, कैसे सुनेंगे? लैम्प मैम। लैम्प। यस। बाकी किसी को बोलना है हायरार्की माने क्या होता है? मैम जो सीक्वेंस में होता है। एग्जैक्टली, तुम्हारे दादाजी, फिर तुम्हारे पापा, फिर तुम, एंड देन योर नेक्स्ट जनरेशन, ये हुआ हायरार्की। यस मैम। जो सीक्वेंस में टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप करोगे वो हायरार्की हुआ। अब तो हायरार्की यानी हायरार्की में ऊपर, सीक्वेंस में ऊपर, इसी को कहते हैं हायरार्की। देखिए, अब्राहम मैस्लो की थ्योरी इज नॉट जस्ट एनी नीड थ्योरी, आगे भी थ्योरी जो है वो नीड थ्योरी है, लेकिन इसको नीड हायरार्की थ्योरी बोला जाता है। देयर इज अ रीजन व्हाई इट इज नोन एज नीड हायरार्की थ्योरी। ठीक है, क्योंकि अब्राहम मैस्लो का ये मानना था, उन्होंने 5 नीड बताया। He divided the needs of human beings as an employee in the organization into 5 broad needs. The need triangle देखिए, और triangle का शेप यस मैम। इन्वर्टेड ट्रायंगल नहीं, सीधा ट्रायंगल। ठीक है, यस मैम। उसको तुम 5 पार्ट्स में डिवाइड करो, डायग्राम बनाओ इसका। जब लिख रहे हो तो उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करो। सबसे नीचे उसको 5 पार्ट्स में आप डिवाइड करेंगे। सबसे नीचे देखिए फिजियोलॉजिकल नीड, फिजियोलॉजिकल नीड। उसके बाद लिखिए सेफ्टी नीड। मैम ये वाला है क्या? सेफ्टी नीड, सोशल नीड, सेल्फ हाँ एक्चुअलाइजेशन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम खुद भी पढ़ाए हैं तुम लोगों को ये, रिवॉर्ड और रिकग्निशन समझाते टाइम। पेरोल में। यस मैम। कमाई भी थी मैम पेपर में। तब लिख लो अभी, फिजियोलॉजिकल नीड, सेकंड सेफ्टी नीड, थर्ड सोशल नीड, फोर्थ सेल्फ एस्टीम नीड, फिफ्थ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, फिजियोलॉजिकल नीड ट्रायंगल के सबसे नीचे है। ट्रायंगल का जो बेस होता है वो सबसे ज्यादा एरिया कवर करता है, एंड देयर इज अ टेक्निकल रीजन व्हाई अब्राहम मैस्लो हैज explained this theory in the form of a triangle. The lowest level is occupied by the need which is most comprehensive. बहुत सारी चीजों को वो इन्वॉल्व करता है। फिजियोलॉजिकल नीड क्या मतलब होता है? फिजियोलॉजिकल नीड का जरा बताना।
क्या होगा फिजियोलॉजिकल नीड? मतलब सबसे नीचे का नीड है, क्या होगा नीड? मैम फूड एंड क्लोथिंग मैम ह्यूमन का में होता नीड्स है हो जाएगा। साइकोलॉजिकल नीड। साइकोलॉजिकल नहीं बोलना, साइकोलॉजिकल अपर नीड होती है, वो ब्रेन से, वो तुम्हारे वेलबींग से रिलेटेड होती है। जो मजदूर को खाने का पैसा नहीं होगा वो साइकोलॉजिकल नीड ढूंढेगा कि पहले फिजियोलॉजी यानी बॉडी के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जो नीड्स होती हैं उसको सबसे नीचे की नीड में डाला जाता है, जैसे खाना, मैम यस पानी और खाना, मैम पानी, मैम फूड एंड क्लोथिंग। food and clothing, air to breathe, water to drink, even the physical needs of human being has been put in physiological need. Okay? This is the lowest level of hierarchy. Hierarchy का मतलब अब्राहम मैस्लो ने ये बोला कि ऑर्गेनाइजेशन को इस बात का टेक केयर करना चाहिए, द ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक केयर ऑफ द फैक्ट कि लोगों की ये नीड होती है, ठीक है। इन नीड्स को अगर वो पूरा करते जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन अगर ख्याल रखेगा इन नीड्स का, तो व्हाट विल हैपन, इन नीड्स का अगर ख्याल रखा जाएगा तो लोग भी सेटिस्फाइड रहेंगे। अगर उनका नीड सेटिस्फाई होगा तो वो मोटिवेट होंगे काम करने के लिए। अब तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हो जहां तुमको पैसा ही ना मिलता हो, तुम नो मैम। और अगर या बहुत कम पैसा मिलता हो, इतना कम पैसा कि तुम्हारा घर ना चल सके, उसमें किसी मजबूरी के तहत अगर तुम ज्वाइन कर भी लिए उस ऑर्गेनाइजेशन को, तो क्या तुम मोटिवेटेड रहोगे उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए? नो मैम। नो मैम। नहीं रहोगे ना। तो ये फिजियोलॉजिकल नीड में आता है, यस मैम। यानी कि योर बेसिक नीड्स should be taken care of by the manager of the organization. और अब्राहम मैस्लो ने ये बात क्यों कही कि हायरार्की वाली बात क्यों कही? इसलिए क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम हमारा बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन में एज एन एम्प्लॉय यानी या ह्यूमन बिहेवियर कैसा होता है? ऐसा होता है कि only once your lower order need is fulfilled, you try to move towards the next need. This is a rule according to Abraham Maslow's hierarchy theory. कहने का मतलब समझ में आया? इसका क्या मतलब हुआ बताओ जरा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको अब्राहम मैस्लो के अकॉर्डिंग जब तक आपकी एक नीड पूरी नहीं होती है आप दूसरे नीड के बारे में सोच ही नहीं सकते। यही चीज अब्राहम मैस्लो ने कहा, and that is why he drew the needs, he demarcated the needs in hierarchy. Okay, तो उनके हिसाब से जब फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरा हो जाएगा एम्प्लॉय का, तब वो शिफ्ट करेगा या वो मूव करेगा टुवर्ड्स द अदर नीड्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। द नेक्स्ट बीइंग क्या है इसके बाद का नीड? सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड। क्या Yes, मतलब ma'am. हुआ सेफ्टी नीड का? मैम जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी टू एन Ma'am, एक्सटेंट, यस। मैम और हेल्थ में हेल्थ Very good, Sunny. I did not और expect this मैम answer, but I'm very happy to hear that. और मैम प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नहीं, कुछ पैसा सेविंग फॉर योर लाइफ। यस मैम। ओके, गुड। देखो सेफ्टी का मतलब एक बार जब तुम्हारे खाने रहने भर का पैसा तुम्हारे पास हो जाता है, उसके बाद तुम Yes, कुछ ma'am. सेविंग्स चाहते हो, कोई भी यही चाहेगा। आप इंश्योरेंस वगैरह कब करवाते हैं? जब आपके पास पहले तो आपके महीने भर का काम करने के लिए पैसा आ जाए, उसके बाद ही आप कराएंगे ना इंश्योरेंस, यस मैम। कराएंगे ना। तो यहाँ Yes, पे ma'am. अब्राहम मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है? ये बताओ। हो रही है मैम। यस हो रही मैम। है ना।
जब तुम्हारे पास महीने का खर्च निकालने का पैसा आएगा तभी तो तुम कुछ पैसा सेव करने के बारे में सोचोगे, इंश्योरेंस में बचाने वगैरह के बारे में सोचोगे। यस मैम। सेम चीज मैस्लो ने कहा। मैस्लो ने क्या कहा कि once your lower order need is fulfilled, then you move towards the need of the next order. The next order is safety need. So what happens in safety need is that you want some security for future. Also, ये थ्योरी उस वक्त की दी गई है, आप जरा ध्यान से अगर इसका डेट देखोगे तो यू विल फाइंड आउट कि ये थ्योरी उस वक्त की दी गई है व्हेन इंडस्ट्री में एक्सीडेंट्स बहुत होते थे। यू नो, इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट वाज प्रोन टू एक्सीडेंट्स, अ लॉट ऑफ एक्सीडेंट्स। सो इन दैट केस क्या होता था कि जो मजदूर थे वो दोनों तरफ से जाते थे, नौकरी से भी निकाल दिया गया, घर से भी, घर में भी वो यूजफुल नहीं है, वो किसी और जॉब को करने के लिए भी बहुत यूटिलिटी फिर उनकी खत्म हो जाती थी। तो इन दैट केस दे वांटेड कि जो उनका वर्क एनवायरनमेंट हो वो थोड़ा सा सेफ हो, वो सिक्योर हो वर्क एनवायरनमेंट। ओके, दिस इज द सेफ्टी नीड्स, यानी वो कुछ पैसा अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, हेल्थ के लिए, फ्यूचर में बच्चे बीमार पड़े या खुद बीमार पड़े तो उसके लिए कुछ सेविंग्स रह सके। दिस वाज द सेफ्टी नीड्स। ओके, यस मैम। what is the next hierarchy? Now Abraham Maslow said that once your physiological need is fulfilled, then you move towards the safety needs, then you move towards the लव एंड बिलोंगिंग। very good social needs. social needs का क्या मतलब होता है? अगर तुम्हारी social needs है तो इसका क्या मतलब निकाला जाए इससे? जैसे तुम ये बोलते हो कि we have some social needs also, then what does this mean? मैम रिलेशनशिप्स एंड फ्रेंड्स। relationships and friends, हाँ, तो वो होगा कैसे? एक तो होगा वर्क प्लेस पे और दूसरा होगा आउट ऑफ वर्क प्लेस, होगा ना? तो इन दैट केस व्हाट हैपेंस दैट, देखो उस समय मजदूरों की हालत बहुत अच्छी नहीं थी एम्प्लॉयज की, और ह्यूमन रिलेशन की भी थ्योरी इसी एरा में आगे बढ़ी। तो उसके पहले ऑर्गेनाइजेशन क्लासिकल टाइप था। क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन माने, क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब बहुत रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशंस। इट वाज जैसे ब्यूरोक्रेसी थ्योरी, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, इसके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन चलता था। तो ऐसे केसेस में, यू नो, ऐसे केसेस में व्हाट हैपेंड इज दैट पीपल वर नॉट कंसिडर्ड टू बी द रियल एसेट्स। उस समय की थिंकिंग ये थी कि हम इनसे काम करवा लेंगे, अगर हम रूल रेगुलेशन और मैनेजमेंट टाइट कर दें तो वी विल बी एबल टू take out work from these people. So these people are not important, management is important, the laws are important, the rules and regulations, the strict rules that is guiding the working of organization is important. Gradually जब human relations के तरफ आप बढ़े आपकी theory, तो फिर you realized कि people are also very important. ठीक है, तो इस टाइम पे सोशल नीड्स निकल के आई। अब्राहम मैस्लो ने जब रिसर्च किया, ही वाज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, और उन्होंने जब रिसर्च किया देन ही केम टू नो कि पीपल डू हैव सम सोशल नीड्स। दिस इज लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड। लोगों की लव एंड बिलोंगिंगनेस की नीड होती है। सो यू शुड हैव इनफ स्कोप इन द ऑर्गेनाइजेशन टू मेक देम फील loved and belonged to its people. आपने हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट पढ़ा है? यस मैम। एल्टन मायो का हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट? यस मैम। उस थ्योरी में क्या कहा गया था तुमको याद है? उसमें कि इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट बताया गया था। यस मैम, बताया गया था। एल्टन मायो ने ये थ्योरी दी थी। हाँ, उस थ्योरी का मेजर टेक अवे क्या था? उस थ्योरी का मेजर टेक अवे यही था कि पीपल फॉर्म इनफॉर्मल ग्रुप्स, और इनफॉर्मल ग्रुप्स इन द ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी वेरी। इनफॉर्मल का क्या मतलब हुआ? जैसे तुम्हारा मैनेजर है और तुम उसके सबऑर्डिनेट हो, ये एक फॉर्मल रिलेशनशिप है, ठीक है, वो तुमको ऑर्गेनाइजेशन बना करके दिया है। बट इनफॉर्मल मीन्स द फ्रेंड्स दैट यू मेक एट योर वर्क प्लेस,
अब वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो, उससे मतलब नहीं है, ठीक है. So informal groups, they play an important role towards the productivity. This was the major takeaway from Elton Mayo's experiment. Understood? So social and belongingness need, the need to be loved was also one of the most important needs as proposed by Abraham Maslow. ये हुआ लोअर ऑर्डर नीड. इसके बाद हायर ऑर्डर नीड हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, दोनों नीड. यस ठीक है. मैम. Yes, ma'am. मोटिवेशन की थ्योरी ध्यान से पढ़ो, क्योंकि ये इसका बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच में तुमको अपने लाइफ में मिलेगा. ठीक है. यू डोंट नीड टू बी एन एम्प्लॉय टू अंडरस्टैंड मोटिवेशन नीड. आपको ये अपने लाइफ में भी बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएगा. चलो, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू मैम.